मैथ 2025 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 MCQ का HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे 12, 15 और 21 के फैक्टर करेंगे। 2 छेक 12, 2 3 6, ये 12 के हो गए। 3 5 15, 3 7 21। तो यहाँ पे 12 के जो फैक्टर हैं आप लिखेंगे कितने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 रफ में, क्योंकि MCQ का क्वेश्चन है। और 21 के आए 3 गुणा 7। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इन तीनों में कॉमन गुणनखंड है वो क्या है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो HCF कितना आया 3। तो आंसर सेक्शन में आप ABCD में जहाँ पे HCF 3 लिखा होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला MCQ है दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो होता है LCM गुणा HCF के इक्वल। तो जो भी ऑप्शन इसको दिखाता है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ज़ीरोज़ इन क्यूबिक इक्वेशन। तो ज़ीरोज़ मतलब x की वैल्यूज़ इसमें कितनी आएंगी। तो अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ या x की वैल्यू भी कितनी होंगी 3। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 3। तो ABCD में जहाँ भी 3 लिखा होगा वो करेक्ट है। चौथा MCQ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, यानी किसी काम के होने और ना होने की संभावना मिलके कितना क्रिएट करती है 1 बनाती है। तो जिस भी ऑप्शन में 1 है दैट इज़ करेक्ट। वहाँ आपने OMR शीट में D को ब्लैक कर देना है। अगला MCQ है द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं अगर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल इफ़ b² - 4ac इक्वल टू 0 हो या d इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये होती है। तो जो भी ऑप्शन में b² - 4ac इक्वल टू 0 लिखा होगा वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, एयर बी। अगले MCQ में पूछा है AP में नेक्स्ट टर्म अगला पद क्या होगा। AP की 3 संख्याएं पता है -5, -1 एंड 3। तो आप जानते हैं नेक्स्ट टर्म D जोड़ के आती है, तो यहाँ आप क्या निकालेंगे D कैसे निकलता है A2 - A1, यानी -1 माइनस, और ये भी माइनस का 5 है, ये बन गया प्लस का 5, -1 + 5। तो D आया आपका प्लस का 4। तो अगली जो टर्म होगी 3 के बाद, तो 3 + 4 वो कितनी हो जाएगी 7। तो जिस ऑप्शन में 7 होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 MCQ का इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 1 + cos² थीटा किसके इक्वल होता है। हम जानते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो जिस भी ऑप्शन में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा उसको हम चूज़ कर लेंगे। 9th MCQ है एक लाइन जो वृत्त को 2 बिंदुओं पे क्या करे प्रतिच्छेद करे, उस लाइन को क्या बोलते हैं छेदक रेखा या सीकेंट, इंग्लिश में सीकेंट। तो सीकेंट जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पूछा है वॉल्यूम ऑफ कोन।
वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू में nth टर्म ऑफ एपी का क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जिस भी ऑप्शन ए में फॉर्मूला है वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा है कॉस ए की वैल्यू है 3/5। तो सीकेंट ए क्या होगा? सीकेंट आप जानते हैं कॉस का उल्टा होता है, यानी 5/3। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है सभी वृत्त समरूप होते हैं या सर्वांग सम? तो समरूप, सिमिलर। तो जिस भी ऑप्शन में सिमिलर वर्ड है वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दो गोलों की वॉल्यूम की रेशो है 64:27। उन्हीं दो गोलों की पृष्ठीय क्षेत्रफल की रेशो क्या होगी? तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये मान लिया अपने पहले गोले की वॉल्यूम, ये दूसरे गोले की वॉल्यूम। इन दोनों की रेशो है 64:27। रेशो का मतलब डिवाइड। इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो रेशो है किसकी है? पहली रेडियस की पावर 3 इंटू अपॉन दूसरी रेडियस की पावर 3। इट मीन्स 64 किसी नंबर की पावर 3 है। तो अगर इसको डिकोड करना है तो 4 की पावर 3 बन गया है। और उसी तरह से दूसरी 27 भी किसी नंबर की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3। हमें रेडियस पता चल गई। अब हम रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। उनका सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr स्क्वायर। दूसरे का भी होगा 4πr1, दे दिया इसको नाम। यहाँ पे हम इनकी रेशो लिखेंगे। पहले वाले की जो ट्रायंगल, पहले वाले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 4। तो 4 की पावर क्या लिखेंगे? 2। और दूसरे वाले की 3, 3 की पावर 2। तो ये आ गया 16/9। तो रेशो क्या आई? 16:9। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इन द पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है आपका? C/A। तो C की वैल्यू कितनी है? 8, और A की वैल्यू कितनी है? 5। तो 8/5 जो भी ऑप्शन होगा दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, C। यहाँ पे सेक्शन ए फिनिश होता है। 16 MCQ 16 मार्क्स। अब यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट होता है। 9 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, तो टोटल 18 मार्क्स। तो 17वां क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है, 336 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसके लिए आप 336 के क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 1 बचा, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौक 8। तो 3 7, ये आ गए इसके गुणनखंड। 336 बराबर है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। अगला सवाल है फाइंड द डिस्टेंस। दूरी ज्ञात करनी है इस और इस बिंदु के बीच में। तो क्या लिखेंगे हम? नेम दे देंगे, लेट ए एंड बी। इन कोऑर्डिनेट्स के बिंदु को बी नाम दिया, इन कोऑर्डिनेट्स के बिंदु को ए नाम दिया। अब हम ए बी दूरी निकालेंगे, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। तो दूरी सूत्र क्या है?
x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 और x1 कौन है? a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 है, b के जो हैं वो x2 और y2 है। यहाँ जो पहले नंबर पे आएगा उसके 1 1 होंगे और इसके 2 2 होंगे। तो -1 फार्मूला जब हम पुट करेंगे, x2 है -1, फार्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू भी -5 है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। बच्चों से यहाँ गलती ये हो जाती है कि एक ही माइनस लगाते हैं का स्क्वायर प्लस y2 3 -7 का स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा? -1 माइनस इंटू माइनस +5 होल स्क्वायर। 7 से 3 माइनस हुए, माइनस का 4 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। 5 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, बचा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस का 16। तो ये क्या बन गया? 16 प्लस जो कि बन जाता है 32। अब 32 का आप वर्गमूल अगर निकालेंगे तो इसके गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 16, ठीक है। और 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 बाहर निकल गया, यानी 4 बाहर निकल गया, 2 रह गया अंदर। तो 32 का जो वर्गमूल है 4√2, ये आई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 बटा secant 30 प्लस कोसिकेंट 30। cos 45 की जो वैल्यू है 1/√2। secant 30 cos 30 का अपोजिट होता है, तो cos 30 होता है √3/2। तो ये होगा 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 के अपोजिट होती है, यानी 2/1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2, नीचे एलसीएम आ जाएगा √3, 2 प्लस 2/√3। अब जब अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो नीचे वाला अपॉन उल्टा होके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे √3 3/√2, 2 को गुणा करेगा तो ये बन जाएगा प्लस का साइन, 2 गुणा 3 हो जाएगा √6, साथ में लगा हुआ है 2। अब बटे में अंडरूट है तो इसका परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन करने के लिए जो अपॉन में वैल्यू है प्लस की, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट हमें कैंसिल नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? ये बन जाएगा a + b × a - b, जो क्या होता है a² - b²। नीचे बन गया 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आगे √3 गुणा कर रहा है अंदर, तो ये बन जाएगा 2√6, 3 दूने 6 माइनस 3 6 18, 2√18 बटा स्क्वायर 2 का है 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 18 का जो वर्गमूल होता है 2, यहाँ पे 18 होता है 9 गुणा 2, तो 9 तो निकल गया रूट से बाहर 3 बन के, 2 रह गया अंडरूट के अंदर। और नीचे क्या बन रहा है? 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2 माइनस 2 का वर्ग 4, √6 का वर्गमूल 6। अब यहाँ पे 2 ले लो ऊपर कॉमन, अंदर बचा √6 माइनस 3 √2, और नीचे क्या बन गया 8 - 24।
फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका -16, 2 8 16। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो जो चीज़ माइनस की थी हो गई प्लस की, और जो प्लस की थी हो गई माइनस की। -8, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आया फाइनल आंसर। 20th क्वेश्चन है, ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है द्विघात समीकरण, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो नंबर 2। तो इक्वेशन 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, 2x = -√3y, x = -√3y अपॉन √2। यहाँ गुणा कर रहा था, यहाँ भाग कर दिया, इसको दे देंगे नंबर 3। तो जिस इक्वेशन से आपने ये x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में डालेंगे, जहाँ से निकाली वहाँ नहीं, दूसरी में। अगर दूसरी से निकाली होती तो पहले में डालते, ठीक है। तो x बराबर है -√3y बटा √2 का मान 2 में भरने पर। इंग्लिश वाले, पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन सेकंड। तो जब आप सेकंड में भरेंगे, लिखेंगे √3, x की जगह लिखेंगे x की वैल्यू, ये लिख दी। फिर क्या है, -√8y बराबर है 0। फिर गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3 कितना हो गया, √9, माइनस का साइन। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम, लघुत्तम, जो कि आएगा √2। 9 का वर्गमूल 3। अब यहाँ पे -8 है, √2 से √2 को भागवाया 1, 1 से 3 को गुणा, ऐसा ही रहेगा, माइनस का निशान। 1 से √2 को भागाया √2, √2 से √8 को गुणा, बन जाएगा √16y, ठीक है, बराबर है 0। 16 का जो वर्गमूल होता है 4, माइनस का निशान बाहर था। अभी जो √ है नीचे, ये वाली वैल्यू, इसको 0 की तरफ भेज दिया, तो 0 के साथ क्या करेगा, ये गुणा, और 0 से कोई भी संख्या गुणा करे तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बन गया -7y बराबर है 0। अभी -7y के साथ गुणा कर रहा है, तो y कितना आ जाएगा, 0/7। 7 को 0 की तरफ जब भेज दिया, तो 0/7 माने y की वैल्यू कितनी आई, 0। y की वैल्यू निकल गई है, इसको हम पुट करेंगे या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो थर्ड इक्वेशन में। किस लिए, ताकि x की वैल्यू निकल। तो लिखेंगे y बराबर है 0 का मान किस में, 3 में भरने पर। 3 से जल्दी से निकल जाएगी ना। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x = -√3 × 0/√2। 0 को कोई संख्या मल्टीप्लाई करे 0, 0 को कोई डिवाइड करे तो भी 0, तो x आ गया 0 और y भी 0। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। समीकरण के मूल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, मिडल टर्म को तोड़ के। तो इसके लिए क्या करना होता है, पहले a और c की मल्टीप्लाई, x² के आगे की टर्म होती है a, x के आगे की b, और जिसके साथ x नहीं होता c। तो a है √2 मल्टीप्लाई 5√2, 2 दूनी हो गए 4 गुणा 5, 4 का वर्गमूल होता है 2 गुणा 5, 10 आ गया। तो अब हमें बीच वाली टर्म के
दो हिस्से करने हैं। ये है 7x, दो हिस्से इस तरह से कि उन दोनों हिस्सों को जोड़ो या माइनस करो तो 7 बने, और उन्हीं दो हिस्सों को गुणा करें तो 10 बने। जल्दी से उनको ढूंढने के लिए a इंटू सी के फैक्टर कर देंगे, 2 और 5 आए तो 2 और 5 से मल्टीप्लाई में 10 तो बनेगा ही, लेकिन 2x प्लस 5x अगर लिखेंगे तो 7 भी बनेगा। ऐड करने से मिडिल टर्म बने और गुणा करने से 2 गुणा 5 ए इंटू सी बने। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। ये इस तरह से क्यों लिखा मैंने 2x प्लस 5x, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो पहला पेयर से कॉमन लेने में आसानी रहेगी, और 5 इस तरफ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इस तरफ कॉमन लेने में आसानी रहेगी। तो अब यहाँ पे अंडर 2 ले लेंगे आप कॉमन, और एक x इस पहले जोड़े में। यहाँ तो अंडर 2 कॉमन लिया जा सकता है x भी, तो अंदर बचा एक x प्लस का निशान है यहाँ पे क्या ऐसा लिखूँ कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 बने, अंडर 2 और यहाँ जो लिखूँ उसकी, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं अंडर 2। तो देखो अंडर 2 इंटू अंडर 2 हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहाँ कॉमन क्या आई अंदर चीज़, जब मैंने कॉमन निकाला बाहर अंडर 2x तो यहाँ अंडर 2 बचा। जब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन जाएगा ये वाली चीज़। अगर ये बन रही है तो हमारा कॉमन लेना सही है। यही स्टेप यहाँ पे मुश्किल होता है, क्योंकि कॉमन यहाँ पे जनरली कॉमन हम फैक्टर के रूप में ले लेते हैं इजीली, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखता नहीं, तो इस तरह से हम कॉमन लेंगे। फिर प्लस 5 कॉमन है, देखो यहाँ पे भी है, ये बच गया x प्लस 5 ले लिया है तो अंडर 2। यहाँ पे आपको यही स्टेप याद रखना है इस सवाल में, कि यहाँ पे 2x प्लस 5x आएगा और नीचे अंडर 2 कॉमन आएगा 2 के स्थान पे। अब यहाँ पे बाहर वाली वैल्यू ये और ये, अगर ये सेम है तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। अब इनकी तुलना करेंगे 0 से। अंडर 2x प्लस 5 बराबर है 0, कॉमा x प्लस अंडर 2 इज इक्वल टू 0। तो अंडर 2x 5 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, तो x यहाँ से आ जाएगा -5 बटा अंडर 2, और यहाँ पे x आ जाएगा माइनस अंडर 2। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल बिना देखे निकाल ली जाती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल आए। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे पहले नंबर ऑफ रेड बॉल्स, लाल बॉलों की संख्या। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, काली बॉलों की संख्या। फिर लिखेंगे टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी है, 3 + 5 8। अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रायिकता बराबर है नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट, मतलब लाल बॉलों की संभावना कितनी है, जितनी उनकी संख्या होगी 3 बटा टोटल आउटकम्स, मतलब कुल परिणाम कितने हैं 8। ये आ गया इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होके जाता है। इंग्लिश में क्या है ये क्वेश्चन, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इस तरह का क्वेश्चन है, एक सर्कल में एक टेंजेंट है नेम्ड AB, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। अब यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो हमें वो प्रूव करना है कि सेंटर से होके जाता है।
तो यहाँ पे पहले डिटेल लिखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी स्पर्श रेखा है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इज टेंजेंट और डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। डी क्या है? स्पर्श बिंदु है। यहाँ जो दिया है वो लिखना है पहले। जो दिया है सी डी है हमारा परपेंडिकुलर, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, क्योंकि स्पर्श बिंदु पे हमने परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल सी डी बी कितना हो गया? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। तो ये दिया है सी डी परपेंडिकुलर ए बी कि स्पर्श बिंदु पे आप लंब गिराओ, वो गिरा दिया। ये लंब सिद्ध करना है कि सेंटर से होके जा रहा है। तो एंगल सी डी बी कितना आ गया? 90 डिग्री पहला। और दूसरा एंगल ओ डी बी सेंटर से स्पर्श बिंदु तक का, वो तो ये भी कितना आ गया? 90 डिग्री। कारण त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब बनाती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। इसको दे दो नंबर 2। अब देखो आप इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में ये जो एंगल डी है दोनों में सेम है। यहाँ पे भी एंगल डी है, यहाँ पे भी एंगल डी है। और जो साइड है वो भी है इस तरफ, वो भी है। इट मीन्स ये जो ओ और सी है ये एक ही तरफ की साइड है एक्सटेंड की हुई, ठीक है। तो 1 और 2 से हमें क्या पता चलता है कि ये जो सी डी है ये डेफिनेटली कहाँ से होके जा रहा है? सेंटर से ही होके जा रहा है। यानी ये ओ डी के ऊपर से होके जा रहा है सी डी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड it proved that CD passing through center, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का ही जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट नहीं, या तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। और में जो क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। घड़ी वृत्ताकार होती है तो जो सेंटीमीटर में जो लंबाई है वो त्रिज्या है। फिर सुई द्वारा 9:10 से 9:20 तक रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 12 होते हैं, 1 ये 2, यहाँ पे 10 होते हैं, 3 पे 15 होते हैं, 4 पे 20 होते हैं। तो घड़ी 10 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसमें इसने जितना क्षेत्र कवर किया, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले घड़ी की सुई द्वारा बनाया हुआ कोण पता होना चाहिए। आप जानते हैं वृत्त का पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। हम लिखेंगे घड़ी की सुई की लंबाई, इंग्लिश में लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच। तो ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या भी है, ब्रैकेट में त्रिज्या लिख लो वृत्त की, ठीक है। अब हम लिखेंगे घड़ी द्वारा 9:10 से 9:20 तक 10 मिनट का ही समय हुआ। घड़ी की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया कोण, कोण पता करना है पहले। तो पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री। और
घड़ी की सुई 12 से लेके 12 तक जब पहुंचती है मिनट की, तो कितने टुकड़े होते हैं 12 से लेके 12 तक? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, यानी 60। तो बटे में क्या लिखेंगे, 60 गुणा 10। 360/60 का मतलब हुआ घड़ी द्वारा 1 मिनट में बनाया कोण, और गुणा 10 हो गया 10 मिनट में बनाया कोण। तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसलिए मिनट की सुई द्वारा बनाया क्षेत्रफल, वो क्या होगा, θ/360 इंटू πr²। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, 60/360, त्रिज्या है 6 गुणा 6, पाई 22/7 ही लेनी है जब तक 3.14 क्वेश्चन में खुद नहीं कहा जाए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 22/132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगला सवाल है 5 - √3 को इरेशनल नंबर सिद्ध करना है। तो इनमें मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगता है। वो क्या होता है कि पहले हम 5 - √3 को क्या मान लेते हैं, लेट 5 - √3 रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 - √3 होगा a/b के बराबर, मतलब p/q। अब हम क्या करेंगे, 5 को हटा देंगे यहाँ से, जमा है यहाँ माइनस हो जाएगा। अब माइनस का 1 ये भी हटा देंगे, यहाँ पे गुणा कर रहा है, वहाँ जाके भाग करेगा, तो -1 यहाँ आ गया। यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है, और ये कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर है। यहाँ पे इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो गया, जबकि ऐसा असंभव है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये लास्ट लाइन स्टेटमेंट की मेरे बहुत ज़रूरी है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। क्या रॉन्ग अजम्पशन की थी हमने, 5 - √3 को रैशनल नंबर मान लिया था। दिस contradiction arises due to our wrong assumption. Hence, 5 - √3 is irrational number. चाहे 5 - √3 हो, चाहे 6 + √2 हो, सारे क्वेश्चन इसी स्टेप से होंगे। फिर 25th क्वेश्चन है, डिटरमाइन AP। AP फाइंड आउट करनी है, जिसकी थर्ड टर्म 16 है, और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, 5th टर्म प्लस 12। तो क्या करना है, AP बनानी है। तो क्या करेंगे, AP बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है A और D। कहाँ से निकलेगी, देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ, इसको सॉल्व करो। A7 को लिख सकते हैं हम A + 5D, और यहाँ पे A5 को लिख सकते हैं A + 4D प्लस 12। A से A कैंसिल हो गया, 6D होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 6D - 4D इधर ले आए, बराबर है 12। ये बन गया 2D बराबर है 12। D कितना आ गया, 12/2, जो गुणा कर रहा है उधर भाग, D आ गया 6। जब D 6 आ गया तो D की वैल्यू A3 में डालो, ठीक है। D बराबर है 6, पुट इन A3, ठीक है। तो A3 की वैल्यू क्या है, A + 2D, है ना। तो A3 की जगह लिखेंगे 16, A + 2 × D की जगह लिखेंगे 6, A + 12। अब यहाँ पे A कितना आ जाएगा, 16 - 12, 4। अब हमें A और D दोनों पता है, तो AP बना लेंगे हम। तो क्या करेंगे हम,
लिखेंगे ए 4, A2 लिखेंगे A प्लस डी मतलब 4 + 6 10, फिर क्या लिखेंगे A3 16 ही है, बस 3 टर्म्स काफ़ी हैं, तो इस तरह से लिख देंगे। अब हमारा सेक्शन 3 शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 26 से। यहाँ पे 7 क्वेश्चन हैं 3-3 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ग्राफ, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है इसका। तो ग्राफ बनाने से पहले हम हर एक इक्वेशन के एक्स और वाई की 2 या 3 वैल्यूज़ निकालते हैं ताकि ग्राफ की लाइंस क्रिएट की जा सकें। तो पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन को और ज़्यादा छोटा तो नहीं किया जा सकता। जैसे ये 2 कॉमन ले लो, अंदर बच गया 2x - y = 4, 4/2 ये बन गया 2, तो 2x - y = 2। थोड़ा छोटा कर दिया इस इक्वेशन को। अब देखो क्या करते हैं हम ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है, तो हम कहेंगे कि पुट x = 0, कुछ भी आप वैल्यू पुट करो, 0 1 2 3, एक वैल्यू आप पुट करेंगे और दूसरी अपने आप आ जाएगी। x की जगह 0, तो y कितना आ गया फिर 6। टेबल ज़रूर बनाओ, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है। जैसे मैंने x 0 पुट किया, y आया 6। अगर मैं x ये लिखना है और आगे को भी लिखना है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। x अगर मैं क्या पुट करता हूँ 1 तो y कितना आता है 6 - 2 यानी 4। अगर मैं x 2 पुट करता हूँ तो y कितना आता है, 2 दूनी 4 बन जाएगा ना, यहाँ आके 4 क्या आ जाएगा माइनस, तो y कितना आता है फिर 2। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन का टेबल, x और y की एटलीस्ट 3 वैल्यू। अब इसी तरह से दूसरी का भी बनाना है, तो पुट x पुट करो अब चाहे y पुट करो। चलो x करते हैं 0 पुट इन सेकेंड, तो 2 × 0 - y = 2, -y = 2, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे -1, समझो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो -2/-1 बन जाएगा, -2/-1 जो कि होता है -2। तो इसका भी आप टेबल बना दो कि जब आपने भी x 0 पुट किया तो y आया -1, ठीक है। अब सपोज करो x आप क्या पुट करते हो 1, तो y कितना आता है 2 × 1 हो गया 2, प्लस का 2 है इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 2 - 2 0, -1 अपॉन में जाएगा और 0 ही रहेगा ये, ठीक है। जब आपने 1 पुट किया, अब x आप क्या पुट कर दो 2, जब आपने 2 पुट किया x तो 2 2 = 4 हो गया, 4 यहाँ पे माइनस हो गया 2 - 4 कितना होता है माइनस का 2 या माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया 2। ये टेबल बन गए, ये एक्स वाई ग्राफ बना दिया हमने। वैल्यू देखो x की 0 1 2, तो काफ़ी है 1 2 3 तक, और y की 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6, और x माइनस की तरफ भी तो -1 -2 तक बना दिया। पहली वैल्यू क्या है 0 6, तो 0 यहाँ पे ओरिजिन पे 0 0 होते हैं दोनों, 0 और 6 यानी ये, ठीक है। नेक्स्ट है 1 4, ये रहा 1 ये रहा 4, 1 से पैरेलल लाइन y एक्सिस के और 4 से x एक्सिस का, तो ये आ गया पॉइंट 1,4। फर्स्ट वैल्यू हमेशा x, दूसरी y, 2 2 2 एंड 2 यहाँ जैसे, ठीक है 2,2। अब इनको मिला दो। अब दूसरा टेबल देखो 0 - 1, 0 -1 मतलब y नीचे को है -1 -2, तो यहाँ पे आया है। नेक्स्ट क्या है 1 0, 1 एंड 0, y 0 है तो यहीं पे ठहर गया है ना, x है 1
वाई ऊपर की तरफ बढ़ा ही नहीं, ये 1 0 आ गया। नेक्स्ट है 2 2, तो 2 2 तो यही है, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट आ गया। तो ये देखो आप, ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 2 पे। तो यहाँ पे ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन ढूंढना था, तो x कितना आ गया 2 और y भी कितना आ गया 2, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में जहाँ पे लाइन कट होती हैं वो ग्राफ का सॉल्यूशन होता है। आपको देखना है, मान लो यहाँ पे तो 2 2 था, कहीं यहाँ पे कट हुआ होता तो उस पॉइंट को x एक्सिस के पैरेलल लेते और y एक्सिस के पैरेलल देखते x एक्सिस पे कहाँ कट हो रहा है और y एक्सिस पे कहाँ। 27th क्वेश्चन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ पॉटरीज़ का निर्माण करती है। एक दिन ये ऑब्ज़र्व किया गया कि प्रत्येक जो बर्तन है उसको बनाने में खर्चा जो है वो कितना होता है, जितने उस दिन बर्तन बने उनका डबल कर दो और उसमें 3 जोड़ दो, तो वो एक बर्तन बनाने का खर्चा आता है। और ये भी बताया गया कि उस दिन जो पूरा खर्चा आया, जितने भी बर्तन बने, तो 90 रुपये खर्चा आया। तो हमें ये पता करना है कि हर एक दिन कितनी वस्तुएं बनती हैं, कितने बर्तन बनते हैं और प्रत्येक वस्तु का रेट। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या लेनी है, हमने बर्तनों की संख्या लिखेंगे। लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, एक दिन में कितने बनते हैं, सपोज करो x। अब इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे ही डिपेंड है एक पॉटरी आर्टिकल का लागत। सो कॉस्ट ऑफ 1 पॉटरी आर्टिकल वो क्या होगी, क्या बोला है उन्होंने, दुगना प्लस 3, जितने बर्तन बने उनका दुगना करो प्लस 3 करो, ये होगा एक बर्तन को बनने वाली कॉस्ट, ठीक है। अब एक चीज़ दी हुई है इन्होंने, क्या दी हुई है, टोटल आर्टिकल्स की जो प्रोडक्शन है उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बने उनकी जो बनने की कॉस्ट है वो 90 रुपये। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब लिखेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ़ बर्तन को, जितने हमारे पास बर्तन है उसको एक बर्तन की कॉस्ट से गुणा कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। जैसे आपको पता है, आपने 10 कड़छियाँ ली, एक कड़छी का रेट है 10 रुपये, तो 10 कड़छियों का 10 गुणा 10 100। तो उसी तरह से एक बर्तन की कॉस्ट गुणा नंबर ऑफ़ बर्तन बराबर है टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे। तो ये क्या बन जाएगा, 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर है 0। ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब इसको आप कैसे हल करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, a इंटू सी 90 गुणा 2 माइनस 180 है ना, तो माइनस 180 के, अब यहाँ पे 2x² बीच की टर्म स्प्लिट करनी है 2 हिस्सों में, तो 180 के गुणनखंड कर देंगे, 2 90 आ गया, 2 45 आ गया, ठीक है, और 3 15 आ गया, 3 5 आ गया। इस तरह से करने की, उन 2 हिस्सों को जोड़े तो 3 बन जाए, गुणा करें उन 2 हिस्सों को तो a गुणा सी यानी 180 बने, ठीक है। तो करते हैं एडजस्ट, 5 3 15, 2 2 4 3 12, तो 12 और 15 आए, 15x माइनस 12x बन रहा है 3 ना, और 15 गुणा 12 180 भी हो रहा है। तो अब कॉमन लेंगे, पहले तो इनको एडजस्ट करो, 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90, ताकि कॉमन ईजिली लिया जा सके। 2x ले लिया कॉमन, अंदर बचा x माइनस 2 6 12 प्लस 15 ले लिया यहाँ से, अंदर बचा x माइनस
15 छीक 90 है ना। अब ये दोनों सेम आ गए तो क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा फिर, 2x + 15 और x - 6 कंपेयर करेंगे 0 से। 2x + 15 = 0, x - 6 = 0। तो यहाँ पे 2x कितना आ जाएगा -15, x कितना आ जाएगा -15/2। नंबर ऑफ आर्टिकल्स फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकते, एक बर्तन बनेगा, 2 बनेंगे, 10 बनेंगे, ये नहीं होगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे इज इक्वल टू कितने आए 6। सो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 2 × 6 + 3, 2 छिक 12, 3 15, 15 रुपये कॉस्ट है एक आर्टिकल की। क्वेश्चन नंबर 27 में एक और पार्ट है, यानी आप इसको कर सकते थे, दूसरा ऑप्शन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y का संबंध ज्ञात करना है। बिंदु है हमारे पास x, y जो 3, 6 और 3, 4 से समान दूरी पर है। 3, 6 और 3, 4 से समान दूरी पर है ये बिंदु, ठीक है। ऐसे बना दिया, समझें। इसको नाम दे दिया a, इसको b, इसको c। तो x और y के बीच का संबंध ज्ञात करना है। दूरी सूत्र का ही प्रयोग होगा यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला। तो माइनस वगैरह तो नहीं है कहीं, -3 है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट a को बोल दिया x, y, नाम दे दिए इनके, b बोल दिया 3, 6 और c बोल दिया -3, 4, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, गिवन चीज़ जो है ना, वो गिवन क्या है कि ए बी की जो दूरी है और ए सी की जो दूरी है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम ए बी निकाल देते हैं पहले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, √(x2 - x1), ठीक। तो जब ए बी लिखता हूँ मैं, तो ए के कोऑर्डिनेट होंगे 1, 1, x1, y1 और बी के होंगे x2, y2, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ से डायरेक्ट ही देखता हूँ मैं, या तो ऐसे लिख लें, फॉर ए बी x1, y1, x2, y2। हम डायरेक्ट ही वैल्यू करते हैं ए बी के लिए, यह ए, यह बी। x2 है 3, x1 है x, तो ये बन गया 3 - x का स्क्वायर प्लस y2 है 6, y1 है y का स्क्वायर √, ये निकल गया ए बी। इसी तरह से ए सी के लिए √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आप, ए सी के लिए ए के होंगे x1, y1, सी के होंगे x2, y2। अब यहाँ पे ध्यान दो, x2 है -3, x1 है x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब देखो आप, a - b का होल स्क्वायर बन गया, वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a है -3 × b है x, प्लस यहाँ पे a² प्लस b² -2 × a × b, ठीक है, √, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 3 × 9 प्लस x² माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 6x प्लस 4 चौक हो जाएगा 16 प्लस y², 2 चौक 8y, ठीक है। और इधर भी a - b का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस -2 × a × b, ऐसे लिखें, a² प्लस b² -2 × a × b, ठीक है। ये यहाँ बढ़ रहा है थोड़ी वैल्यू, √, ये आ गया आपका ए बी। फिर आप ए बी और ए सी को कंपेयर कर दो, कंपेयर ए बी एंड ए सी। तो कंपेयर जब हम करेंगे, √, भी है ऊपर से, तो क्या होगा फिर पहले खोल लेते हैं। तो कितना बन गया है, ये बन गया आपका 9
प्लस एक्स स्क्वायर 2×3 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। कंपेयर की कमांड दे दी तो लिखो दूसरी वैल्यू भी उधर। कंपेयर क्यों? क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी। देखो रूट से रूट कैंसिल, इक्वल इक्वल होंगे कैंसिल, ठीक है। 9 से 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और बाकी चीज़ें जो बच गई उनको ले आओ इधर उधर। देखो माइनस का 6x यहाँ है, माइनस का 12y है, वहाँ से प्लस का 6x माइनस का 6x बन गया, माइनस का 8y प्लस का 8y बन गया, प्लस का 36 है, प्लस का 16 है, माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 6 और 6 माइनस 12x, 12 माइनस के 8 प्लस के माइनस के 4y, और फिर 36 और 16 20। यहाँ कॉमन क्या है? कॉमन ले लो आप 4, 4 के पाड़े में सभी आते हैं, -4 ले लिया चलो कॉमन। अंदर बचा 3x, माइनस का निशान कॉमन है तो अंदर प्लस बचेगा, y जहाँ प्लस है वहाँ माइनस बचेगा, 4 5 20, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना, तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। ये 4 अगली बार 0 की तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा ये आया रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 28 ऐसा क्वेश्चन है जो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के जो 10 पार्ट हैं त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही है 3 मार्क्स का। हो सकता है ये ना आए, कोई और आए, दूसरा तीसरा चौथा पार्ट आए, लेकिन 100% यहाँ से आता है क्वेश्चन। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि 3 फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए हमेशा। ये 3 फार्मूले, इन्हीं से फिर 2-2 फार्मूले और निकलेंगे और टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये एक है, 2 और निकलेंगे, 3 इसके 3 इसके 3 इसके, यानी टोटल 9 फार्मूले। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे टेकिंग LHS, ये हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। अब सेकेंड में पहुंचना है तो ये क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि मेरा पहले क्या करो, एलसीएम लो, ऐसा कह रहा है। ये प्लस का निशान है बीच में ना, फ्रैक्शन वाली चीज़ें, तो ले लिया एलसीएम। ये बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जब सेम टेबल में नहीं आती तो मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है ना। अब ऊपर वाली चीज़ें कैसे लेते हैं, ऊपर है कॉस ए, डिनोमिनेटर से एलसीएम डिवाइड होगा, इससे एक कट हो गया, बचा कॉस, कॉस से कॉस, कॉस स्क्वायर है, प्लस कॉस से कॉस डिवाइड हुआ, बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, ये बन गया। फिर नेक्स्ट में अब ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ फार्मूला ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया ओपन, नीचे तो एज इट इज ही रह जाएगा भाई। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, प्लस 1 ये है, प्लस 2 साइन ए बन गया अपॉन, अब 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, और इससे अगले स्टेप में 2 ले लेंगे कॉमन, अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और बटे में 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया, क्या बच गया है, इज इक्वल टू 2 बटा कॉस ए। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटा कॉस ए। 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सीकेंट ए, वो क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन 100% आते हैं, अच्छे से तैयारी करना है इनकी। 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के जो 10 पार्ट हैं।
क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो सेगमेंट्स के सेक्शन से है, यानी एक्सरसाइज 11.1 से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100%। तो कौन सा क्वेश्चन आया इस बार? क्वेश्चन है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस है सर्कल की 15 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड, वो जो कॉर्ड है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये बना दिया, कॉर्ड ने बनाया वो, ना कि रेडियस ने। ठीक है, अब पता क्या करना है? माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ये हो गया माइनर सेगमेंट और मेजर इससे ऊपर वाला, ऐसे ना, ये माइनर और ये मेजर, इनके एरियाज निकालने। जब भी सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो दो एरिया निकालने पड़ते हैं, सेक्टर का और ट्राइंगल का। फिर सेक्टर से ट्राइंगल क्या करनी पड़ती है? माइनस। जैसे ये है, यहाँ पे इसका निकालना है तो इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये बच जाएगा। इस तरह से सेगमेंट निकलता है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क बोलो या क्या बोला इसको, कॉर्ड, कितना है सेंटर पे, कितना डिग्री का एंगल बनाया है? 60 डिग्री का। ठीक है, नाम दे दो। सो अब हमें क्या निकालना? सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी नाम दे दिया इसको वैसे ही। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्राइंगल के बारे में लिखना पड़ेगा कि ट्राइंगल कैसी है। हेयर ट्राइंगल ओ ए बी में क्या है? ओ ए इक्वल टू ओ बी, है ना। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये तो रेडियस है ना। एंड एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री। पता लगाएंगे कि कैसी ट्राइंगल है, तब तो ट्राइंगल का एरिया निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है ना। तो एंगल ए और बी को रिप्लेस कर देंगे हम एंगल ए से ही। एंगल ओ कितना है हमारे पास? 60 डिग्री है। इसको अगले स्टेप में माइनस कर देंगे, अगले स्टेप में माइनस हो गया। ठीक है, ये बन गया दो एंगल ए इक्वल टू 120। एंगल ए कितना आ गया? 120/2 यानी 60। यानी सारे एंगल ये 60-60 डिग्री के, ओ भी 60, ए भी 60, बी भी 60, इसलिए एंगल बी ऑल्सो 60 डिग्री। तो ट्राइंगल हमारे पास कैसे बन गई? सो ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, ट्राइंगल वाला पार्ट प्रूव कर दिया कि ये कैसी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब वही एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, तो वो कहता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है अंडर द रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि पाई की कुछ वैल्यू तो नहीं दे रखी, दे रखी है 3.14 क्वेश्चन में दे रखी है, दे रखी है तो वही भरनी है। तो 60/360 गुणा पाई 3.14, रेडियस 15 गुणा 15 माइनस अंडर रूट 3/4 गुणा साइड, साइड माने त्रिज्या 15 गुणा 15। ठीक है, 6 6 36 और 3 के पहाड़े में 3 दुए 6, 3 5 15, 2 से 1.57। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करता, तो ये क्या आ गया? 1.57 गुणा 15 5 75। ठीक है, माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू दी है 1.7, यही दी है, यही दे रखी है, गुणा 15 गुणा 15, 15 15 225 होता है बटा 4। ठीक है,
अब यहाँ पे कैलकुलेशन है थोड़ी सी। तो ये है हमारी कैलकुलेशन, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई हुई तो ये आया, इससे इसको मल्टीप्लाई हुई 4 से डिवाइड कर दिया फिर ये आया, फिर 1.73 को 56.25 से तो ये आया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 117.75 फिर है 97.3125 0 0 10 से 5 5 9 से 2 गया 7 4 से 1 गया 3 7 से 3 गया 4 7 से 7 0 2 तो ये आया आपके पास क्या 20.4375। क्लियर सा लिख देते हैं। ये आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमें अब क्या निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, वो देखो पूरे सर्कल से अगर माइनर को घटा दें तो मेजर बच जाएगा, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375 3.14 गुणा 15 गुणा 15, ठीक है, माइनस 20.4375। तो ये वैल्यू आई मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 706.50 20.4375 लगा दो अब 5 9 से 2 गया 7 गया 2 9 से 3 गया 6 4 से 4 0 6 का 6 10 से 2 गया 8 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 से है ये। यहाँ पे आपके पास tan a प्लस बी अंडर रूट 3 है, a माइनस बी 1/√3 है। यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल a और b का सम 90 के इक्वल हो उससे कम है। तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे, लिखेंगे tan सॉल्यूशन में √3 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan a प्लस बी √3 किस वैल्यू पे होता है tan 60 डिग्री पे, इसका मतलब एंगल a प्लस बी ये कितना है 60 डिग्री है, ये आ गया 1, एंगल 60 डिग्री है, ये क्लियर हो गया यहाँ से। उसी तरह से tan a माइनस बी कितना है आपके पास 1/√3, तो tan a माइनस बी 1/√3 कहाँ होता है tan 30 पे, तो इसका मतलब साफ हुआ कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो एंगल आ रहा है 30 डिग्री, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दो आप ऐड कर दो 1 प्लस 2, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू राइट साइड में 60 प्लस 30, b से b कैंसिल हो गया, a बन गया 2a इज इक्वल टू 90। a कितना आ गया यहाँ पे 90/2, 90/2 कितना होता है 45 डिग्री, तो इसलिए एंगल b कितना आ जाएगा, पुट a इज इक्वल टू 45 इन कहाँ पुट कर दो फर्स्ट में पुट कर दो, तो 45 प्लस b बराबर है 60, b कितना आ गया 60 माइनस 45 बराबर है 15 डिग्री, दोनों एंगल आ गए। 31st क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 27 है, गुणनफल 182 है, संख्याओं का पता करो। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या क्या मान लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर x मान लिया, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, जब योग पता है संख्याओं का 27 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। जैसे एक संख्या मान लो आपको पता है 4 है, सम है 10, दूसरी क्या होगी 10 माइनस 4 माने 6। अब और क्या कह रहा है ये गुणनफल x इंटू 27 माइनस एक्स वो कितना है 182, ठीक है, ये बन जाएगा 27x, यहाँ से यहाँ गुणा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, सारी चीज़ें एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं रखते तो उधर ले जाएंगे 182 की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0, इधर लिखें चाहे उधर लिखें, ठीक है। ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब आप इसको किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। तो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, -27 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माने -27 का स्क्वायर -4 इंटू A1 है, c कितना 182, ठीक है, अपॉन 2 गुणा a कितना है 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा प्लस का 87, ठीक है ना, प्लस माइनस 27 का स्क्वायर, 7 7 49, 4 7 2 14 4 18, 2 7 14, 2 2 4 1 5, ठीक है ना। तो कितना बन गया 9 8 4 12, 5 1 6 7, 729, 729 माइनस 182 गुणा 4, 4 2 8, 4 8 32, 3 4 1 728, ठीक है, अंडर दी रूट और नीचे नीचे क्या है 2। तो ये क्या बन गया 729 माइनस 28 बचा, अंडर रूट में आया 1, 12 27 प्लस माइनस बटे में 2। 27 1 का रूट क्या होता है 1 होता है ना 1। तो ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 27 प्लस माइनस 1/2, जो कि क्या होगा आगे 1 बार 27 में प्लस 1/2 होगा, कॉमा 1 बार 27 में माइनस 1/2 होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या बन जाएगा इज इक्वल टू में 28/2 कॉमा 26/2। जब 28/2 बना तो आया 14, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करके आ गया, एक बार आया 14 और एक बार आया 13। किसकी वैल्यूज आ रही है x की। तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 14 कॉमा 13, दो वैल्यूज आ गई। तो अब अगर इफ फर्स्ट नंबर अगर 14 x 14 लिया, दो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा फिर 27 माइनस 14 मतलब 13। अब फिर बोलेंगे अगली लाइन में दोबारा लिखेंगे इफ फर्स्ट नंबर इज 13, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 मतलब 14, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 32 आपके 10वें चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 से आया, यहीं से आएगा 10.2 से ही। तो क्या है ये क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। एक सर्कल है, एक पॉइंट ए है, तो वहाँ से टेंजेंट की लेंथ जो है बता रहे हैं, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, टेंजेंट की जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे रेडियस पता करनी है, ठीक है। 32 क्वेश्चन है, 10.2 का 6th क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे O इज सेंटर एंड OB इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड AB कितना है 4 सेंटीमीटर, AO कितना है 5 सेंटीमीटर, OB रेडियस फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखेंगे OB परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये हो गई बात। अब यहाँ पे एक ऐसी ट्रायंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो OA कितना है 5 का वर्ग बराबर है OB पता नहीं प्लस 4 का वर्ग, तो कितना बन जाएगा 25 बराबर है 16, 25 माइनस 16 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, है ना। तो 9 अंडर द रूट बराबर है OB, राइट। तो OB कितना आ गया 3, 9 का रूट 3, तो त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, फिनिश।
तो हमारा सेक्शन सी भी ख़त्म हो गए। अब सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो छठे चैप्टर से है, जो अक्सर आता है, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या लिखा है इंग्लिश में? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ट्राइंगल। समझते हैं साथ साथ में। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, ये कर दिए एक लाइन ड्रॉन पैरेलल किस साइड के? थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दी। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, हाँ कर रही है इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स को। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, बिल्कुल डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पे। एंड देन डिवाइड दीज टू साइड्स इन सेम रेशियो। तो प्रूव क्या करना है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल थोड़ी छोटी पड़ रही है, थोड़ी बड़ी बनाते हैं इसको ताकि आपको आसानी से समझ आए। नेम कर देते हैं ए बी सी, ये चीज़ गिवन है पहले से ट्राइंगल में। ठीक है, एक लाइन पैरेलल है ड्रॉन की हुई एक साइड के, प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 33। कौन सी थ्योरम है ये? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हिंदी में आधारभूत प्रमेय। तो यहाँ पे गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के, और टू प्रूव क्या करना है? ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी जो साइडें हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? बी ड्रॉ परपेंडिकुलर ई से ड्रॉ करेंगे हम, किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। परपेंडिकुलर ई नाम दे देंगे इसको, ई एन ऑन ए बी, एंड परपेंडिकुलर इसको दे देंगे डी एम। डी एम परपेंडिकुलर की गिराया ए सी के ऊपर। ठीक है, एंड ई बी और डी सी को ज्वाइन किया, पी ज्वाइन डी सी एंड ई बी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई। अब उसके बाद हम निकालेंगे एरियाज। हम निकालेंगे एरियाज कितनी बार? 4 बार। ठीक है, 2 बार इस ऊपर वाले ट्राइंगल का, कौन सी? ए डी ई का। ठीक है, किसका? ए डी ई का 2 बार। कैसे निकालना मैं बताऊंगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए डी ई। वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू, बेस माना हमने ए डी, क्या माना? ए डी। तो ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? हाइट कौन है? ई एन। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये आ गई नंबर 1। ये एक बार निकाला इसका एरिया। ठीक है, अब इसके साथ किसका एरिया निकालना है? इसके नीचे वाले ट्राइंगल का, डॉटेड का, डी ई बी का एरिया ऑफ डी ई बी। इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ डी ई बी क्या बन गया? हाफ बेस, जब मैंने बी डी लिया, अब इस पूरी ए बी लाइन का जो ऊंचाई है वो ई एन है, तो बी डी की ऊंचाई भी क्या होगी? ई एन। हाइट क्या होगी? ई एन। ठीक है, इसको दे दिया नंबर 2। मैंने कहा था ए डी ई का एरिया कितनी बार निकालेंगे? 2 बार। अभी कितनी बार निकाला? 1 बार। अब दूसरी बार देखो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए डी ई अगेन निकाल रहे हैं। ठीक है, वही हाफ इंटू, अब मैं बेस कौन लूंगा? ए ई। अगर ए ई बेस है तो ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? डी एम। ये दे दो नंबर 3। अब इसके नीचे वाले ट्राइंगल कौन सी? डी ई सी। एरिया ऑफ डी ई सी, इसका भी हाफ इंटू बेस। बेस अगर मैं ई सी ले रहा हूँ तो ए सी, ई सी, ए ई, इन सब का जो परपेंडिकुलर है वो कौन है? डी एम।
समझ आ रही है बात? इसको नंबर 4 दे दिया। यहाँ पे अब कमांड देंगे हम, जो फर्स्ट और सेकंड है उनको करेंगे डिवाइड। समझ आ रही है बात? फर्स्ट डिवाइड सेकंड, और यहाँ पे थर्ड, 3 एंड 4 ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब मैं डिवाइड करूँगा, आप समझना डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास रेशियो बन पाए साइड्स की, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, दिस बटा दिस, और राइट में हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, डी एम से डी एम, हाफ से हाफ कैंसिल। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी क्या आया, ए ई अपॉन ई सी। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आई वो चीज़ें जो शुरू में हमें प्रूव करनी थी, ये आ गई राइट हैंड साइड वाली। इसको दे दो आप बी नाम, और यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड डिवाइड करना है ना, तो एरिया ऑफ डी ई बी, और ऊपर क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू ए डी अब इंटू ई एन, और अपॉन में एरिया ऑफ डी ई बी क्या है, हाफ बी डी ई एन, ठीक है। ई एन सी एन हाफ से हाफ कैंसल तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई बी इक्वल टू क्या आया, ए डी अपॉन बी डी। जो हमें प्रूव करना है वो तो आ गया, लेफ्ट में ए डी बी डी आ गया, और इस तरफ ए ई ई सी आ गया, लेकिन ये दोनों अभी इक्वल नहीं है, ठीक है। इनको कैसे इक्वल प्रूव करेंगे, ध्यान से समझना आप इस बात को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखें आप, ये जो फिगर है आपकी, इसमें ये जो ट्राइंगल्स हैं डी ई बी और डी ई सी, इन दोनों का बेस है डी ई। हेयर ट्राइंगल डी ई सी एंड डी ई बी हैव same base DE and are between two parallel lines DE and BC। DE और BC पैरेलल लाइंस हैं। नाइन्थ एक्सरसाइज, नाइन्थ क्लास की थ्योरम कहती है कि अगर दो ट्राइंगल का सेम बेस हो और वो दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में सिचुएटेड हो, तो उन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसको दे दो सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ध्यान से समझना आप, यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई है, यहाँ पे भी है, यानी ऊपर वाले हिस्से तो क्या है, इक्वल है। अभी नीचे नीचे वाले हिस्से भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ए बी और सी को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल आ गया, ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। समझ आई आपको? समझ आई? देखो ऊपर ऊपर वाले एरियाज तो इक्वल थे, नीचे नीचे वाले भी इक्वल हो गए, तो उनकी रेशियो भी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर ऊपर वाले मतलब 2-2 थे, और नीचे वाले अब कितने हैं, 4-4 हैं। ऐसे समझा रहा हूँ मैं आपको ऊपर वाले एरियाज की। तो जो रिजल्ट आएगा, वो जो रेशियो में रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अगर ये थ्योरम आ जाए तो बस सिंपल है, 4 एरियाज निकालने हैं, 2 बार ए डी ई के, और नीचे जो ट्राइंगल है एक एक बार उनका, फिर उनको डिवाइड कर देना है, नीचे वाली ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर देनी है, सिमिलर नहीं सॉरी, एरियाज इक्वल कर देने हैं इनके, और बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 34, 2 क्वेश्चन है ये, या तो ये करें या तो वो करें। एक पेड़ गिर जाता है स्टॉर्म की वजह से, ये क्वेश्चन बहुत बार किया है। बहुत लंबा पेड़ है, ज़मीन पे है,
यहाँ से ये मान लो टूट जाता है, तो ऐसे टूट जाता है और नीचे को गिर जाता है और इसकी जो चोटी है ज़मीन के साथ लग जाती है। ठीक है, फिर पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है ज़मीन के साथ, और जहाँ पेड़ का तना है और जहाँ पेड़ की चोटी है उसकी जो दूरी है वो है 8 मीटर। आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, नाम दे देंगे ABC। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको यहाँ, या इंग्लिश में लिखें, क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय ट्रीज टॉप टू द ग्राउंड इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सा एंगल है ये, एंगल CAB। ठीक, एंड AB जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। हमें निकालना है BC और AC, और बाद में हमें BC और AC को प्लस कर देना है, क्योंकि ये भी पेड़ की ऊंचाई है, ये भी पेड़ की ऊंचाई, ये टूटा हुआ पेड़ है आधा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ निकालनी हो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जो निकालना हो उसको लिखो ऊपर। मान लो पहले BC निकालना है, और जो गिवन है उसको लिखो नीचे। तो BC बटा AB क्या बनाए, लंब बटा आधार माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बन गया फिर, BC पता नहीं है, AB 8 है, tan 30 होता है 1/√3। BC कितना आ गया, 8 वहाँ चला गया, ये आ गया आपका BC 8/√3, नंबर 1 दे दो इसको। इसी तरह से आप BC की बजाय अब क्या निकालो, AC क्या निकालो, ये अगला स्टेप, AC और AB गिवन है, तो ये बन गया कर्ण बटा आधार, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो क्या होता है सीकेंट। ठीक है, अगला स्टेप सीकेंट 30, तो AB कितना है 8, सीकेंट 30 कॉस 30 कितना होता है √3/2, ये होगा 2/√3। ये 8 चला जाएगा उधर 2 के पास, 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16, कितना बन जाएगा 16/3। तो ये क्या आ जाएगा आपका AC, क्या आ जाएगा AC। तो AB भी आ गया, AC भी आ गया, इसलिए हाइट ऑफ अ ट्री वो क्या है BC प्लस AC, यानी 8/√3 प्लस 16/√3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 जमा 16 24/3। रैशनलाइज करना है तो कर दो, गुणा √3/3, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 का जो रूट होता है वो कितना होता है 3, और ऊपर 24/3। ठीक है ना, 3 8 है 24, तो क्या आ गया उत्तर 8/3 आ गई पेड़ की हाइट। तो लो जी, 9th जो चैप्टर है वहां से 5 नंबर तो पक्के हो गए। फिर है क्वेश्चन नंबर 35। 35 की क्या कहानी है। एक लड़की है राधा नाम की, उसके पास 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार गुड़िया है, और वो गुड़िया किसके ऊपर बनी हुई है, अर्धगोले के ऊपर बनी हुई है। ये ऐसी जैसी गुड़िया है उसके पास, नीचे से अर्धगोलाकार और ऊपर से शंक्वाकार। गुड़िया तो लग नहीं रही किसी एंगल से, तो गुड़िया की टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे कहाँ से है ये क्वेश्चन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। तो राधा को क्या करना है, कलर करना है इस गुड़िया को। फाइंड टोटल एरिया ऑफ डॉल टू बी कलर्ड, कलर करना है तो इसका मतलब सरफेस पे करेगी पेंट बाहर से, इसका मतलब सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पर ये देखें आप पहले कि जो गुड़िया है वो किससे, अर्धगोले और शंकु से बनी है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, शंकु का निकालना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, कितनी है त्रिज्या भी,
राधा की गुड़िया की 3.5 सेंटीमीटर है, तो वही अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी वही होगी, क्योंकि इसी के ऊपर बना हुआ है ना शंकु। चलो ये तो हो गया हिसाब। अब आपको ये पता होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का होता है पाई आर एल, यानी तिर्यक ऊंचाई चाहिए हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तिर्यक ऊंचाई तो दी नहीं हुई है, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई पता कर सकते हैं हम लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, है ना। ये वाली भी ऊंचाई है एक हिसाब से, तब आएगी शंकु की ऊंचाई, ये आ गई 12। ठीक है, अब हमें ऊंचाई से नहीं है कोई लेना देना शंकु की, हमें चाहिए एल, तिर्यक ऊंचाई। उसका फॉर्मूला क्या होता है तिर्यक ऊंचाई का, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग माइनस बी स्क्वायर मतलब आधार का वर्ग। ये वही फॉर्मूला है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, वो फॉर्मूला है। बस कर्ण का वर्ग उधर चला गया, रूट बन गया, बस एल मतलब कर्ण है। ठीक है, तो एच कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर अंडर दी रूट। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, बस लॉन्ग करना चाहें तो लॉन्ग कर लें आप। 144 माइनस 35 गुणा 35 कितना होता है भाई, 5 5 25, 2 5 3 15 2 17, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 5 7 5 12 1 1 2 1225, 12.25 अंडर दी रूट। तो ये घट जाएगा 144 से, तो कितना बचेगा घटाओ, 10 से 5 के 7, ठीक है, 3 से 2 गया 1, 4 से 1 गया 3, कितना बचा है, प्लस होता है पर यहाँ पे बंधु भूल कैसे गए। ठीक है, हाँ तो ये आ गया 156 पॉइंट कितना 25। अब 156.25 का जो रूट होता है वो कितना होता है, कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे निकालते हैं, 156.25 पॉइंट को मारो इग्नोर, पेयर बनाओ, एक एकम एक, 5 6 अगला जोड़ा, एक का डबल 2, ठीक है, 2 में क्या लिखूँ, एक लिखूँ, 2 लिखूँ, 2 लिखता हूँ, 22 दूने 44, 12 बच गया, 2 5, 12 का डबल 24, या 5 लिखूंगा, 245 5 होता है 1225। ठीक है, तो आ गया कितना आया 12 5 125 आया, 2 स्थान पर डेसिमल है यहाँ पे एक बात लगाएंगे। ठीक है, आ गया रूट आपका एल आ गया, बस काम खत्म हो गया। अब सारा हिसाब किताब पूरा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ खिलौना इज इक्वल टू पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ शंक्वाकार भाग प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ अर्धगोलाकार भाग। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ शंक्वाकार भाग होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी है, कुछ नहीं दी है, गुड। पाई ले लो कॉमन, आर भी ले लो कॉमन, अंदर बचा एल प्लस 2, एक आर बाहर है, एक आर ये बचा, गुणा आर भी है यहाँ पे यार, 3.5 भी लिखो ऐसे गुणा में। ठीक है, तो इन सब का हिसाब कितना आया यहाँ पे 12.5 बराबर है 22/7 गुणा 35/10 कर दो इसको, और ये 12 2 35 2 70 है ना। ठीक, यहाँ पे 7 5 कर दो 35, 5 2 कर दो 10, 2 11 ये कर दो 22। ठीक है, तो क्या बन गया 11 बचा, और अंदर कितना बचा 19.5, तो 11 गुणा 19.5 कर दो, 11 5 55, 11 99 5 104, 10 11 क्यों 11 10 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया गुड़िया का क्षेत्रफल जो उसको पेंट। देखो जी 36वां क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ गया अभी, कहाँ से एक्सरसाइज 3rd से हो गए या 4th से। 5 साल पहले नूरी की आयु इतनी थी, तो समझते हैं, तो नूरी और सोनू की आयु है ये। ठीक है,
यानी ये क्वेश्चन एक्स और वाई में होगा। तो पहले मान लेते हैं, मान लें नूरी की आयु, क्या मानी, एक्स, बिना सोचे समझे मान ले दूसरे बंदे का नाम क्या है, सोनू, सोनू की आयु क्या मान ली, वाई। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितने, 5 साल पहले, 5 साल पहले लिख देते हैं भाई। 5 साल पहले नूरी की जो आयु वो क्या आएगी भाई, अभी एक्स है तो x-5 होगी, और सोनू की वो क्या होगी, y-5 होगी। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि 5 साल पहले नूरी की आयु, जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 5 गुना थी। आया समझ, 5 साल पहले की नूरी की आयु x-5 है, वो सोनू की 5 साल पहले की आयु से 5 गुना थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 5y-25, 5 चला गया अंदर। अब एक्स वाई को इकट्ठा करो एक तरफ, और इन 25 वगैरह को एक तरफ, -20। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी। ठीक है, ये 5 साल पहले की कहानी है। अब फिर 10 वर्ष पश्चात, अब कितने की कहानी है, 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x+10, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y+10। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन। तो 10 वर्ष पश्चात दुगनी हो जाएगी नूरी की जो आयु है x+10, वो डबल हो जाएगी सोनू की आयु से। ठीक है, ये कर दिया सॉल्व। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 10, 2, 1 2, इसको दूसरी तो वो थी, चलो 2 ही दे दो। ये बन गई 2 इक्वेशंस। तो आप समझ रहे हैं, अब ये इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगी। क्या कमांड देंगे हम यहाँ पे, क्या कमांड देंगे, 1-2, माइनस करो भाई इनको। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, 5 साल पहले वाली ये है, और सेकंड क्या है, जब माइनस कमांड देते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है प्लस का। 5 से 2 गया, माइनस के 3y, 20 और 10 हो गए 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30/3, यानी 10, y आ गया 10। तो इसका मतलब किसकी आयु पता चल गई हमें, एक बंदे की आयु पता चल गई, सोनू की। अब पुट y बराबर है 10 से, किसी में भी डाल दो, फर्स्ट में डालो, चलो सेकंड में डालता हूँ मैं। ठीक है, ये सेकंड, तो x-2 × 10 बराबर है 10। ठीक है ना, ये बन गया 20। ठीक है, अब ये 20 पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस x आ गया 30। ठीक है, यानी अब हमें पता चल गई आयु, एक की जो वर्तमान आयु है किसकी, x है नूरी की, वो है 30, और सोनू की है 10। ठीक है, ये लिख दिया हमने 30 और 10। देखो क्वेश्चन को फिल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 10 वर्ष पश्चात जो आयु है वो बन रहा है, रिलेशन दुगनी हो रही है। 10 वर्ष पश्चात इसकी हो जाएगी कितनी, 40, और इसकी हो जाएगी 20। तो 20 और 40, 40 डबल है 20 की, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कहाँ से है, स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी से सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक। क्या निकालना है, देखते हैं। बहुलक, वेरी गुड। बहुलक के लिए चार्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा, चलो आपके लिए बनाना पड़ेगा पर तो यहाँ पे ऐसे है चार्ट, ये लाइफ टाइम है बल्बों का, कितने साल चल रहे भी, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितने बल्ब है ना, 0 20, 20 40,
40-60, 60-80, फिर अरे ख़त्म ही नहीं हो रहे, 80-100, फिर 100-120, है ना। अब इनकी जो है 10, 35, 52, 61, 38, 29, ये फ्रीक्वेंसी है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, करते करते समझते हैं क्या होगा। F1 चूज करते हैं सबसे पहले। F1 होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो है 61। L भी वहीं से चूज करते हैं जहाँ से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी लोएस्ट, सॉरी निम्न सीमा लेते हैं। L है लोअर लिमिट ना, 60। F1 की लोअर लिमिट ली जाती है, क्लियर। और F0, F1 से पिछली ये F0 है, ये F2 है, यानी F0 क्या है लिखा 52, और F2 क्या लिखा अगली 38। F1 से एक आगे की एक पीछे की, और H जो क्लास इंटरवल है इनका गैप 20 का गैप है ये, है ना। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरी डिटेल्स हमने लिख दी। अब लगाओ फॉर्मूला। L माने 60 प्लस F1 है हमारे पास 61, F0 52, 2 गुणा 61 आ गया नीचे, माइनस F0 52 माइनस 38 गुणा 20। ठीक है, ये कितना आ गया 61 माइनस 52 बचा 9, बट्टे में कितना बन गया यहाँ पे 122 माइनस 8 तो 10, 5 3 8 1 9 90 गुणा 20, यहाँ 60 प्लस में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अब आगे 60 प्लस 120, कितना बचा 30, 22 10 32 बचा यार, गुणा 20, तो 90 दुए अगले स्टेप में कितना हो जाएगा यहाँ पे 180, यानी 180 को 32 से भाग करो भाई। कर देते हैं, नहीं 180 को 32 से नहीं करना, तो छोटा करो, 4 8 32, 4 चौक 16, 4 5 20, 45/8 को करो, फिर 45 को करो 8 से, है ना। डेसिमल नहीं लगेगा, 8 5 40, डेसिमल लग जाएगा, 5 बचा 50, 8 6 48, 2 बचा, फिर 8 2 16, 4 बचा, 8 5 40, 5.625 आया 45/8 को जब भाग किया ना। 60 प्लस 5.625, ये आ गया बहुलक। 5 नंबर पक्के। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, ठीक है।